गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज आई थिंक लास्ट टॉपिक वाज पावर इन एसी सर्किट, राइट? एंड वी डिस्कस्ड दैट एवरेज पावर इन एसी सर्किट वुड बी इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो एवरेज पावर की वैल्यू कितनी थी? तो एवरेज पावर की वैल्यू थी E0 I0 half of these two values into cos of phi. याद है? E0 is the maximum value of the voltage Yes, across this AC circuit. Any of the AC circuit, जो भी AC circuit हो आपका, E0 was the maximum value of voltage across that AC circuit. I0 is the maximum value of current. और cos phi यहाँ पर क्या कहलाता है? cos phi को यहाँ पर हम कहते हैं पावर फैक्टर। ये जो cos phi है ना बेटा, इस cos phi को हम कहते हैं पावर फैक्टर। cos phi is called as पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, अगर आपको इंपेडेंस ट्रायंगल याद हो तो मैंने इंपेडेंस ट्रायंगल आपको बताया था कि if this will be considered as R, this will be considered as XL minus of XC, तो this will be considered as impedance, and this was the angle phi। और मैंने एंगल phi में ये भी बोला था आपको कि आपका जो नेट ईएमएफ है उसका फेज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस phi। फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय phi। किसका फेज? तो सर नेट ईएमएफ जो होगा उसका फेज। तो नेट ईएमएफ का फेज एंगल phi से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब सर इस ट्रायंगल में इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos phi, तो आपको मालूम है cos phi इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब आप cos phi को या पावर फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ R and Z, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इज आल्सो कॉल्ड एज cos phi। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको पावर का बताया था या एवरेज पावर का वैल्यू बताया था, वो मैंने ये भी बताया था कि इस वैल्यू को आप E0 by √2 into I0 by √2 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय cos of phi। E0 by √2 can be considered as ERMS and I0 by √2 can be considered as IRMS। ERMS IRMS multiplied by cos of phi। This is also the formula for the average power consumed in an AC circuit। ये भी फॉर्मूला है उसका एवरेज पावर कंज्यूम्ड का, और ये भी फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले में बस फर्क इतना है कि दूसरा वाला जो फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज, और पहला वाला जो फॉर्मूला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट और द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट। नाउ मूविंग ऑन। अब देखो ये cos phi, बेसिकली मैंने phi क्या बोला था जब हमने ये पावर का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो उसमें आई टोल्ड यू दैट phi विल बी कंसीडर्ड एज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का जो था उसको मैंने एक जनरल phi माना था। तो अगर मान लीजिए कि फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अगर आपकी सर्किट रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव मतलब सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड है। फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अगर आपका सर्किट रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें सिर्फ यू हैव कनेक्टेड अ रेजिस्टर, तो उस केस में आप ये भी कह सकते हो कि अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो phi की वैल्यू 0 होगी, और phi की वैल्यू 0 होगी तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड वुड बी इक्वल टू ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। व्हेन यू हैव अ रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम्ड वुड बी ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। अच्छा सर, अगर यही सर्किट इंडक्टिव और कैपेसिटेटिव हो, फॉर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, तो आपको याद होगा इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में फेज का डिफरेंस कितना होता है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? याद है किसी को? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन pi/2। π/2, मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो phi विल बी इक्वल टू π/2, और cos phi अगर आप इस केस में लिखेंगे तो cos π/2 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू 0। याद रहे, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट लेंगे तो उसमें कोई पावर कंजम्पशन होगा ही नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर आप इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट लेंगे तो उसमें कोई पावर ही कंज्यूम नहीं होगा, एसी सर्किट का कोई पावर ही कंज्यूम नहीं होगा, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो पावर की आएगी, बट जो एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर है दैट विल बी इक्वल टू 0। इंस्टेंटेनियस वैल्यू विल बी देयर। ठीक है, मतलब पावर का कंजम्पशन होगा, और उस पावर के कंजम्पशन का जितना पॉजिटिव साइकिल में कंजम्पशन होगा उतना ही निगेटिव साइकिल में कंजम्पशन होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट की अगर मैं बात करूं, करंट वर्सेस टाइम का, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट कितना होता है? तो एसी करंट की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट होगा उतना ही नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट होगा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू 0। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एसी फ्लो नहीं कर रहा है, एसी फ्लो कर रहा है ना। उसका ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक साइकिल में या एक कंप्लीट साइकिल में द एवरेज वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0, बट देयर इज द फ्लो ऑफ एसी बिकॉज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज नॉन जीरो। एसी जीरो हम कब कहते हैं? जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी 0 होती। ठीक है, तो उसी तरह से पावर के केस में इंस्टेंटेनियस पावर का कंजम्पशन जो होगा वो तो हो ही रहा है, बट यस एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द केस ऑफ इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम हो रहा है बट एवरेज वैल्यू इज 0। ठीक है, तो ये जो लिखा है वो लिखो जल्दी से। ठीक है, तो वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पावर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए सर, इसको इरेज करके मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, अब देखिए इसका स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जहां पे लिखना होगा वहां लिखेंगे। तो देखो आपको बोला है कि 200 वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, लिखना नहीं, सुनना सर। 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC source is connected to series combination of L is equal to 5 Henry
capacitance is equal to 80 microfarad and resistance is equal to 40 ohm. Calculate angular frequency of the source to get the maximum current in the circuit. अब देखिए आपसे कहता है a 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एसी सोर्स जो आपने कनेक्ट किया इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। हाँ, इसका मैक्सिमम जो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज है वो कितना है, 200 वोल्ट है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है। तो आपसे कहता है कि 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी, ठीक है, सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल इक्वल टू 5 हेनरी है बेटा, कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफैराड है एंड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 40। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू गेट मैक्सिमम करंट, ओमेगा टू गेट मैक्सिमम करंट। इस सर्किट में हमें मैक्सिमम करंट मिले उसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। दूसरा पार्ट जो आपको सॉल्व करना है दैट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। एंड द लास्ट पार्ट इज आपको तीसरा पार्ट जो कैलकुलेट करना है दैट इज द पावर डिसिपिएटेड। इस सर्किट में पावर कितना डिसिपिएट होगा, डिसिपिएटेड। ये तीन पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। अब मुझे आप में से कौन बताएगा इसका जो पहला पार्ट है ओमेगा टू गेट मैक्सिमम करंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। ये ओमेगा हमें चाहिए जिस पे हमें मैक्सिमम करंट फुल। हाँ बोलो। सो ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एलसी। वेरी गुड। मतलब देखो एक बात समझे भाई, सारे बच्चे एक बात समझे कि ओमेगा टू गेट मैक्सिमम करंट का ये मतलब हो गया कि दे आर आस्किंग यू फॉर द रेजोनेंस वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्यों सर, कैसे पता आपको कि ओमेगा हमें रेजोनेंस वाला चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि किसी भी ये अगर सर्किट को आप देखें तो इट इज सीरीज एलसीआर सर्किट, बिकॉज यू हैव एन इंडक्टर, यू हैव कैपेसिटर एंड यू हैव रेजिस्टर एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब इट इज सीरीज एलसीआर सर्किट। तो पहली बात तो ये हो गई एकदम कहानी है कि भाई ये सीरीज एलसीआर सर्किट है और सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तभी फ्लो करता है जब सर्किट आपकी रेजोनेट कर रही हो। इसीलिए दूसरा पार्ट अगर इसका क्वेश्चन का देखो तो उसमें लिखा हुआ है करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। मतलब पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ ओमेगा की वैल्यू जिसपे हमारी करंट मैक्सिमम हो, दूसरे पार्ट में हमने कहता है कि भाई उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू बताओ। तो अनडाउटेडली इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा तभी करंट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्लो करेगा। तो देखो पहले पार्ट का अगर हम सोल्यूशन करें तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, दिस वाज द फार्मूला फॉर द रेजोनेंस। राइट, रेजोनेट तब करेगा जब आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी हो। हमसे यहाँ पर ओमेगा पूछा गया इसलिए हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सर यहाँ पर L इंटू सी। तो L की वैल्यू कितनी है, तो L इज 5 हेनरी। सी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 80 माइक्रोफैराड है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फैराड, तो 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको अगर आप सॉल्व करो तो 5 इंटू 80, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, मतलब ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और इसको फिर 1 को इससे डिवाइड करो, तो जब यू विल डू ऑल दीज कैलकुलेशंस तो यू विल गेट दिस रिजल्ट एज। पहली बात तो ये हो गया कि भाई 5 इंटू 80 400, ठीक है, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कीजिए, क्लियर है, और उसको 1 से डिवाइड कीजिए तो व्हाट यू विल गेट विल बी 50 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आएगी वो रेडियन पर सेकंड होती है। अगर हर्ट्ज लिखा होता है इसका मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी, और रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पार्ट में आपसे कहता है कि भाई इस मैक्सिमम वैल्यू करंट की वैल्यू बताओ, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस करंट। तो एम्पलीट्यूड का बेसिक मतलब हो गया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, बिकॉज द सर्किट इज रेजोनेटिंग, सर्किट क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज द सर्किट इज रेजोनेटिंग, तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम करंट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब मैक्सिमम वोल्टेज है और ये जो आपको गिवन है 200 वोल्ट, इज इट मैक्सिमम वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू वोल्टेज। सो आरएमएस, बस एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो ई नॉट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सर आपने सिर्फ रेजिस्टेंस क्यों लिखा, इंपीडेंस क्यों नहीं लिखा, तो द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। इंपीडेंस हमने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज इंपीडेंस की वैल्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी, बिकॉज सर्किट इज रेजोनेटिंग, तो एक्सएल माइनस एक्सी विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए आप मैक्सिमम करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जब भी कोई भी करंट या वोल्टेज आपको गिवन हो तो हमेशा पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दैट वुड बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी, दैट विल बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट विल नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो ई नॉट की वैल्यू लिखना है हमें, और ये जो है ये आरएमएस है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ई आरएमएस विल बी रिटन एज इक्वल टू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट 2। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस दैट इज 200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 40। ठीक है सर, तो ये सॉल्व कर लीजिए तो 40 और ये शायद 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2 इज इक्वल टू 1.41 व्हिच यू कैन फर्दर कैलकुलेट। लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपिएटेड। तो पावर डिसिपिएट कितना होता है, तो पावर की वैल्यू देखो यहाँ पर जो पावर निकालना है आपको, तो पावर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो पावर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, भी हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ वी। तो वी इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड नहीं, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। याद करो पावर का एक फॉर्मूला हमने बोला था ना, वी स्क्वायर बाय आर भी होगा,
या तो v इंटू आई लिख Yes, सकते sir. हैं, Yeah. या पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर r लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 का स्क्वायर, बिकॉज आरएमएस वैल्यू इज गिवन टू यू, डिवाइडेड बाय 40। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200 200 का मतलब ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आ जाएगा सर 1000 वॉट। दिस विल बी द पावर डिसिपेटेड इन दिस केस, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पावर। सर आपने ये पूरी कहानी क्यों नहीं लिखी ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई? यहाँ पर आपने, अगर किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा हो, किसी के मन में ये डाउट आ रहा हो कि सर पावर तो आपने पढ़ाया था कि पावर इज इक्वल टू ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस ऑफ फाई होता है, तो फिर आपने ये कॉस फाई वगैरह क्यों नहीं लिखा? तो याद रखिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ एलसीआर सर्किट विच इज रेजोनेटिंग। एलसीआर सर्किट रेजोनेट कर रही है, तो अगर रेजोनेट कर रही है इसका मतलब है दिस सर्किट विल बिहेव एज अ रेजिस्टिव सर्किट। और रेजिस्टिव सर्किट की तरह अगर बिहेव करेगा तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है, इसका मतलब cos फाई की वैल्यू कितनी होगी 1। इसीलिए आपने डायरेक्टली लिखा पावर इज इक्वल टू ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस। आईआरएमएस को आप क्या लिख सकते हैं, तो ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे, या आप आईआरएमएस को ऐसे भी लिख सकते हैं ईआरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहां से आप लिखेंगे ईआरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। ठीक है, बिकॉज सर्किट अगर रेजोनेट करने लगे तो दैट सर्किट विल behave like a resistive circuit, and because it has started behaving like a resistive circuit, so we don't need to use any other parameters for this. Directly आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे और आप फाई की वैल्यू कितनी मान लेंगे, तो फाई की वैल्यू 0 मान। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सबने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू विल ट्राई नाउ। थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो सकती है बट नहीं, ठीक ठाक कैलकुलेशन आएगी। चलो, आपसे कहता है साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू ऑफ 283 वोल्ट। यहां पर आपसे कहता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसका मतलब मेंशन कर दिया ना, मेंशन कर दिया, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज कंसीडर करेंगे, और मेंशन नहीं करेगा तो यार मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कंसीडर करेंगे। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की वैल्यू आपको दे रखा है उसने 283 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अब आपसे कहता है कि दिस इज अप्लाइड अक्रॉस एन एलसीआर सर्किट which contains resistance of 3 ohm, inductance of 25.48 millihenry and capacitance of 796 microfarad. This question is from your NCERT. ठीक है, आपसे कहता है फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या क्या पूछा जा रहा है, इंपीडेंस की वैल्यू बताइए। दूसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तीसरा पार्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा पार्ट पूछा जा रहा है पावर डिसिपेटेड एंड पावर फैक्टर। द थर्ड पार्ट इज पावर डिसिपेटेड एंड द फोर्थ पार्ट इज पावर फैक्टर। अच्छा, इसमें ये नहीं बोला कि सर्किट रेजोनेट कर रही है, स्टिल इट इज एलसीआर सर्किट, बट इन द क्वेश्चन नोवेयर इट इज रिटन दैट द सर्किट इज रेजोनेटिंग। अगर सर्किट एलसीआर है बट इट इज नॉट रेजोनेटिंग, तो सर्किट एलसीआर है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तब तो आपको नॉर्मल एलसीआर सर्किट की तरह ट्रीट करना है इसको। ये मत लगा देना कि भाई इस केस में भी एक्सएल माइनस एक्सी 0 होगा, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया। तो यू कैन नॉट कंसीडर इट एज रेजोनेटिंग सर्किट, इट इज सिंपली सीरीज एलसीआर सर्किट। क्लियर है? आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर फॉर द कैलकुलेशंस। आपके फोन में या आपके आसपास जो भी कैलकुलेटर हो, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए अभी। तो जस्ट टू सेव टाइम यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, बट यू विल हैव टू ट्राई फर्स्ट। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि दे आर आस्किंग यू फॉर इंपीडेंस, और इंपीडेंस अगर एलसीआर सर्किट का अगर आपको याद हो, एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स नाउ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब आपको इंपीडेंस का फॉर्मूला अगर याद हो तो दिस फॉर्मूला वाज रिटन एज आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द इंपीडेंस। बट इस केस में द प्रॉब्लम इज दैट कि सर ना तो आपको एक्सएल गिवन है ना तो आपको एक्सी गिवन है, तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। यू ओनली हैव द वैल्यू ऑफ आर डायरेक्टली, आर की वैल्यू 3 ओम है, बट आपको क्या है, इंडक्टेंस गिवन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन नहीं है। तो फॉर दैट यू विल हैव टू फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस यूजिंग एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। You can ask me why are you using 2 pi f into L, why you are not writing it as omega L? The reason being कि in this case what is given to us is the linear frequency. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको कैसे पता कि लीनियर फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज बेटा इसकी जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, और हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, तो इट इज द यूनिट ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता तो द यूनिट वुड हैव बीन रेडियन पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में यूनिट क्या होती, रेडियन पर सेकंड, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे भाई ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 2 into 3.14 multiplied by 50, which is the frequency, multiplied by the inductive reactance, which is 25.48 into 10 to the power minus 3. Why are you multiplying it with 10 to the power minus 3? The reason being कि आपको SI यूनिट ऑफ L नहीं गिवन है, आपको SI यूनिट गिवन नहीं है, आपको मिली हेनरी गिवन है। मिली हेनरी इज नॉट द SI यूनिट, तो टू कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट हमने क्या किया, 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.28, तो ये हो जाएगा 2 into 3.14 की वैल्यू,
उसके बाद ये 50 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू 5 इंटू 25.48 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2। मैंने क्या करा, यहाँ का एक जीरो था, वो ये 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर -3 ये अगर कर लोगे तो इससे क्या आ जाएगा, you will get 10 to the power -2. So let me multiply it, and yes, of course, I'll be also using the calculator to do this multiplication. So 6.28 multiplied by 5 multiplied by 25, 25.48. Have I done something wrong? 6.28 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से इंटू 25.48। ये देखो, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 800.072 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? Yes, We will sir. round it off. We will round it off. तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो इट विल बिकम 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2, और 800 में 10 टू द पावर 2 हो गया, 10 टू द पावर -2 हो गया, तो ये 8 ओम लिख सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? मैंने जो वैल्यू आई है उसको राउंड ऑफ करा, तो राउंड ऑफ किया तो डेसिमल के बाद मैंने डिजिट्स को ड्रॉप कर दिए, मतलब डेसिमल के बाद मैं डिजिट को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है वो 0 है। अगर आप 0 को ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले वाले टर्म को छोड़ देंगे एज इट इज, तो ये 800 हो जाएगा। 800 इंटू 10 टू द पावर -2 विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू 8 ओम। वैसे ही आप XC कैलकुलेट करिए तो XC विल बी इक्वल टू 1/2 पाई FC। 2 इंटू पाई को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6.28, और फ्रीक्वेंसी कितना है, और ये कितना है 50 है ना, 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 50, और इसको फर्दर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, कैपेसिटेंस गिवन है 796 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोफैराड में गिवन है, समझ रहे हो? अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, तो 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 50, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी बेटा इसमें, है ना। 314 मल्टीप्लाइड बाय 796, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 249994। फिर एक बार लेट मी चेक, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाय, ये बड़ी लंबी सी वैल्यू आई थी, 2499, ये आ रहा है 249944 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -6, इस 1 को फिर इससे डिवाइड करो इस पूरे टर्म से, तो 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 249944, ये जब करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो ये रिजल्ट आपके पास आएगा, दैट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट विल बी इक्वल टू 4 ओम। जब आप ये करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 ओम आएगा। प्लीज यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो मतलब चाहे जो भी गंदी सी कैलकुलेशन हो, इसके बाद फर्दर हम आगे बात करते हैं। अब हमें इंपीडेंस पूछा था, तो इंपीडेंस के पहले हमें ये कैलकुलेशंस करनी पड़ी, तो अब इंपीडेंस पूछा है तो इंपीडेंस की बात कर लें। तो इंपीडेंस आपको मालूम है R² प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो तो R² की वैल्यू हमें गिवन है 3 का स्क्वायर, XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर भी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एक आया था 8, दूसरा आया है -4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये बड़ी आसान सी वैल्यू आ जाएगी 5 ओम, बिकॉज 8 - 4 विल बी 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 16 + 9 विल बी इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर रूट विल बी 5, ठीक है। तो दिस इज द इंपीडेंस। तो पहला पार्ट हो गया, इंपीडेंस की वैल्यू 5 ओम। अब दूसरा पार्ट आपसे कहता है फेज डिफरेंस बताइए, किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। आप में से कौन इतना बढ़िया बच्चा है जो मुझे याद दिलाएगा कि LCR सर्किट में हमने फेज डिफरेंस निकालने के लिए, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? आप में से मुझे कोई बताएगा? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? So XL minus XC by R. वेरी गुड भाई, बाकी बच्चे आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है पढ़ लें। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड मैं एक चीज और बता दूं कि आफ्टर द AC विल बी ओवर, ये जो AC वाला पार्ट है ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो इसके बाद बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू चैप्टर, जो हमारा जो भी क्लास होगी उसमें विल डिस्कस डाउट्स। तो अगर आपके पास डाउट्स हैं, है ना, आपके पढ़ने में जो डाउट्स आते हैं, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस दोस डाउट्स, तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम एक क्लास जो होगा उसमें सिर्फ डाउट डिस्कशन करेंगे। तो जिनके पास भी डाउट है या जो लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास बहुत सारे डाउट्स इकट्ठा हो गए हैं, उन सारे डाउट का डिस्कशन हम करेंगे आफ्टर द चैप्टर गेट्स ओवर। कौन सा वाला चैप्टर? दिस चैप्टर AC। ये जो चैप्टर है ये अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम किसका डिस्कशन कर लेंगे, तो विल डिस्कस डाउट्स, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी लोग सोच रहे होंगे सर हमारे पास डाउट ही नहीं है। हाँ बोलो। तो मैं पूछ रही थी उसमें अगर कोई क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी पूछ सकते हैं। डाउट का क्या मतलब होता है छोटी? डाउट का मतलब ज्यादातर तो यही होता है कि क्वेश्चंस में वो ही आप तो लोगों को ठीक है, प्रॉब्लम लेकिन आती है जिसमें ना। आपने कहा था ना क्वेश्चन कोई और सॉल्व। नहीं वो तो करेंगे जो भी सर होगा, क्योंकि मतलब जितने मेरी क्लास होती है उसमें उतना टाइम होता नहीं है, तो वो बाकी दिनों का जो भी चल रहा है वो चलेगा। लेकिन पर्सनली मैं डाउट इस चैप्टर के बाद कुछ डाउट्स जरूर डिस्कस करूंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे आइदर रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो टॉपिक हो या न्यूमेरिकल्स हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी।
है। तो ये देखिए, ये जो फेज डिफरेंस का इसमें फॉर्मूला हमने सीखा था, दैट वाज एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। tan phi is equal to xl minus of xc अगर आप करेंगे तो xl minus of xc 8 minus of 4 divided by r, that is equal to 4/3। और ये जो phi अगर आप निकालेंगे तो tan 4/3 will be equal to 53 डिग्री। tan 4/, कैसे पता सर आपको 4/3 53 डिग्री होता है? तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, sin 37, मैं बता देता हूं, एक ट्रायंगल हमेशा याद रखा करो, 3 4 5 एंड दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 37, तो ये एंगल 53 होगा। तो अगर इसमें आप देखें sin 37 cos 37 sin 53 cos 53, तो सबकी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल 53 है, तो इसमें अगर आप sin 53 लिखेंगे, sin 53, तो दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 4/5। cos 53 लिखेंगे आप cos 53, तो cos 53 विल बी इक्वल टू 3/5। तो tan 53 क्या होगा? tan 53 विल बी sin 53 by cos 53, ये तो लिखेंगे ना आप, sin 53 by cos 53। तो sin 53 by cos 53 अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, 5 and 5 विल गो, तो व्हाट यू विल गेट इज 4/3। हमेशा याद रखो tan phi इज इक्वल टू, मतलब tan थीटा अगर 4/3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो थीटा की वैल्यू होगी 53 डिग्री। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो वी हैव dealt with the two parts of this problem. Now we are moving to the next part, power dissipated। power dissipated आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहले ये वाला नोट कर लो जल्दी से। तो आप देखो यहाँ पर आपको, एक तो आप सोर्स के वोल्टेज से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट सोर्स के वोल्टेज में आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है। और अगर आप सोर्स के वैल्यू वोल्टेज से कैलकुलेशन करोगे तो याद रखना कि सोर्स वाले वोल्टेज से अगर कैलकुलेशन आपको करना है, किससे कैलकुलेशन करना है? सोर्स वाले वैल्यू से अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो फिर उससे आरएमएस वैल्यू निकाल के तब कैलकुलेशन करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, या करंट की जो वैल्यू है, उस करंट की वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आइदर यू यूज सोर्स वाला वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट वाला, उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और पावर की वैल्यू में आपसे क्या बोला है उसने कि आपको कौन सा पावर बताना है? तो आपको क्वेश्चन में है कि द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो सर्किट में पावर कितना डिसिपिएट होगा, तो सर्किट में पावर कितना डिसिपिएट होगा वो बताना है आपको। तो सर्किट का पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आरएमएस आई आरएमएस मल्टीप्लाइड बाय cos phi। ई आरएमएस पावर को क्या लिख लोगे आप? पावर विल बी इक्वल टू व्हाट? तो पावर विल बी इक्वल टू ई आरएमएस आई आरएमएस टाइम्स ऑफ cos ऑफ phi। यहाँ पर cos phi क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। इसमें आखिरी चीज बोला है ना, पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर कुछ भी नहीं है, cos phi है। cos phi की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? cos 53। cos 53 की वैल्यू अभी मैंने क्या बताया? 3/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर। देन वन मोर क्वेश्चन एट द एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। जो आखिरी के दो टॉपिक रह गए हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट वन मोर क्वेश्चन आई वांट यू टू सॉल्व, तो उसके बाद आखिरी का टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज हरी अप। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 का है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कहता है कि अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज मेड बाय टेकिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम। इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो 2/5 हेनरी है। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 100 अपॉन पाई माइक्रोफैराड। दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। और सोर्स का जो वोल्टेज है, द सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स, द वोल्टेज ऑफ दिस एसी इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। तो इसमें यहाँ पर पीक वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब दिस इज आरएमएस वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। आपसे क्या लगता है? कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। पहला पार्ट इंपीडेंस बताना है, दूसरा पार्ट आपको बताना है पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट कितना होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट पूछा है, उसने मैक्सिमम करंट पूछा है, बस इतना याद रखिएगा। आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट। दे आर नॉट सेइंग दैट द मैक्सिमम पॉसिबल करंट कितना होगा या व्हाट वुड बी द करंट इन द रेजोनेंस कंडीशन, ये नहीं बोला है। सिंपली बोला है कि इस केस में करंट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। करंट की मैक्सिमम वैल्यू का बोलने का क्या मतलब? क्योंकि करंट में आरएमएस वैल्यू भी होता है, मैक्सिमम वैल्यू भी होता है, तो उसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट बताओ। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद आपसे कहता है तीसरे पार्ट में कैलकुलेट द पावर ऑफ द सर्किट एंड कंपेयर द वैल्यू विद वन ऑफ इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपको तीसरा जो बताना है वो बताना है, तीसरा क्या बताना है? पावर ऑफ द सर्किट। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, इंपीडेंस कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है और पावर कैलकुलेट करना है। सॉरी, पावर नहीं, पावर फैक्टर। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, जल्दी से कैलकुलेट कर दो। चलो भाई, इंपीडेंस निकालना है, इंडक्टेंस हमें गिवन है, तो पहले एक्सएल की वैल्यू निकालना है। 2πf मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाई एल। एल की वैल्यू कितनी है? तो एल की वैल्यू हमें गिवन है 2/5 हेनरी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 हेनरी, तो 2/5। ये 2/5 है, ये 2/5। फिर से कैलकुलेशन गंदी हो रही होगी, है ना बेटा? इसमें एक रेक्टिफिकेशन कर लो, इसको थोड़ा आसान कर लो। रेक्टिफिकेशन नहीं बल्कि इसको आसान करते हैं। इसको 2/5 नहीं लो, पाई ले लो बच्चों। 5 लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो गया है, वो ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसको 2/5 ले लो। ले लिया बेटा? चेंज कर लिया? इंडक्टेंस मैंने 2/5 था ना, उसको 2/पाई कर लो, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एंड वंस यू गेट रीड ऑफ दिस पाई, यू विल बी गेटिंग दिस 4 into 5। तो 4 into 5 करेंगे तो 200 आ जाएगा। सही है बच्चों? एक्सी की वैल्यू क्या होगी? एक्सी की वैल्यू 1/2πfc।
1/2 पाई एफ सी लिखोगे तो 1/2 पाई एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 100/पाई इज द कैपेसिटेंस, तो पाई से फिर से पाई को कैंसिल कर दो, तो पाई से पाई को कैंसिल कर दो तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट सिंपली दिस एज 100 ओम। तो एक्सएल की वैल्यू भी आ गई, एक्ससी की वैल्यू भी आ गई। नाउ यू आर इन पोजीशन टू कैलकुलेट द इंपीडेंस, इंपीडेंस कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस ऑफ 200 माइनस ऑफ 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 100 का स्क्वायर आ जाएगा ये, तो इसका मतलब है ये 100√2 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, 100√2 इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोला है उसने, नेक्स्ट जो आपसे बोला है उसने वो बोला है पीक वैल्यू बताओ, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट जब भी दिया जाए तो ई नॉट डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, बट आपको क्वेश्चन में ई नॉट गिवन नहीं है, दे हैव गिवन यू द ईआरएमएस, तो आई नॉट को आप क्या लिखेंगे, आई नॉट को आप लिखेंगे √2 टाइम्स ऑफ ईआरएमएस, बिकॉज ई नॉट वुड बी रिटन एज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ईआरएमएस डिवाइडेड बाई इंपीडेंस। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, √2 टाइम्स ऑफ ईआरएमएस कितना गिवन है 220 डिवाइडेड बाई इंपीडेंस आपने कितना कैलकुलेट किया 100√2 गोज तो 2.2, करंट की मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.2 एम्पियर। क्लियर है सर। लास्ट पॉइंट कहता है आपसे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कैसे निकालें, तो पावर फैक्टर के लिए यहाँ पर आप एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो खामा बहुत लंबा हो जाएगा। आपको एक बात हमने बताया था कि पावर फैक्टर cos फाइव कैन ऑल्सो बी रिटन एज R डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, मतलब रेजिस्टेंस को अगर आप इंपीडेंस से डिवाइड कर दें तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इंपीडेंस बिकम्स द पावर फैक्टर। याद आया, रेजिस्टेंस को इंपीडेंस से अभी बताया था, ट्रायंगल बना के बताया था ना कि cos फाइव कैन बी रिटन एज इक्वल टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, तो रेजिस्टेंस को अगर आप इंपीडेंस से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पावर फैक्टर। क्लियर है बेटा। ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग विल बी द एलसी ऑसिलेशन, बट उससे पहले एक चीज और समझ लो, उसके बाद हम एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिख लीजिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब देखो सर, सबसे पहली बात ये समझोगे, जिस तरह से हम लोग इससे पहले एक चैप्टर आया था जिसका नाम था कैपेसिटर, कैपेसिटर में जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने बोला था कि एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी थी वो आपने डिफरेंट फॉर्मुलाज पढ़ा था उस एनर्जी का, Q²/2C या हाफ CV² या हाफ इंटू QV, दैट वाज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और आपको अगर याद हो तो हमने बोला था आपसे कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इट स्टोर्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम में स्टोर होती है ना, एनर्जी जो स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है ना, इलेक्ट्रिक, या इसको दूसरे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि द एनर्जी व्हिच स्टोर्स इन द कैपेसिटर विल बी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी एनर्जी इन द कैपेसिटर। इसी तरह से बेटा इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है, द डिफरेंस इज दैट इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो मैग्नेटिक नेचर की होगी, इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। और कितनी एनर्जी स्टोर होगी किसी भी इंडक्टर में, तो इस बात को समझते हैं, और क्यों एनर्जी स्टोर होगी इस बात को भी मैं समझाता हूं आपको। अब मान लीजिए कि दिस इज योर इंडक्टर, मान लीजिए कि ये आपका कोई इंडक्टर, ये मान लीजिए ये आपका कोई इंडक्टर, और इस इंडक्टर में आप करंट फ्लो करा रहे हो, है ना, यू मेक द करंट टू पास थ्रू दिस इंडक्टर एंड द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज L। अब बेटा आपको ये मालूम है कि व्हेनेवर अ वेरिंग करंट इज पास थ्रू एन इंडक्टर, अगर आप करंट मान लो एसी करंट ले लिया आपने, क्योंकि डीसी पे अगर आप इंडक्टर को यूज करोगे तो डीसी पे इंडक्टर डजंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस। व्हाई? बिकॉज डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट करंट या स्टेडी करंट, तो अगर करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, एंड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी कांस्टेंट तो उस केस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इंडक्टर अपनी इंडक्शन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। बट अगर इसी इंडक्टर में आप एसी पास करें, क्या पास करें, एसी को पास करें, तो जब आप इसी इंडक्टर में एसी पास करेंगे तो बिकॉज एसी बीइंग वेरिंग करंट, तो एसी जब वेरिंग करंट है तो एसी जब फ्लो करेगा तो एसी बदलेगा, मतलब एसी करंट चेंज होगा, तो चेंज होगा तो क्या होगा, इंडक्टर में इंडक्शन होगा। और इंडक्शन आप याद करिए लेंज लॉ में आपने पढ़ा था कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड, मतलब ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो उसी कॉज को अपोज करे जिस कॉज ने इसको इंड्यूस करा है। यहाँ पर कॉज क्या है, यहाँ पर कॉज है फ्लो ऑफ दिस वेरिंग करंट, ये जो चेंजिंग करंट इससे फ्लो कर रहा है दैट बिकम्स द कॉज। अगर ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस हो जाए कि इस फ्लो को ही वो अपोज करने लग जाए, ठीक है, तो इस चेंज ऑफ करंट को वो रोक पाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इंडक्टर अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो करंट भी इंड्यूस करेगा, और इस तरह से इंड्यूस करेगा सच दैट वो इस करंट के फ्लो को अपोज कर सके। और यही प्रॉपर्टी तो इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है, जो इतनी देर से पढ़ा रहे थे आप लोग। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम थी, और आपसे यही बोला गया था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब बेटा देखो, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो और उसके अगेंस्ट कोई काम हो रहा हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यू विल हैव टू डू सम वर्क। भाई अगर मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं होता, आपने किसी एक बॉडी को पुश कर दिया तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती, आपको रेगुलरली कोई वर्क नहीं करना पड़ता, आपके कोई वर्क का लॉस नहीं होता, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन है तो आपको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली उस बॉडी पे वर्क करना पड़ता है टू मेक इट मूव कंटिन्यूअसली, राइट। इसी तरह से यहां पर करंट को फ्लो कराने में एक्सटर्नल सोर्स विल हैव टू डू वर्क,
Why will it have to do work? Because this current is facing obstruction. Why it is facing the obstruction? Due to the phenomena of self induction. सेल्फ इंडक्शन हो रहा है इसलिए इस करंट पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और इसका ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन फील कर रहा है, तो इसलिए सोर्स को वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क सोर्स करेगा दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर in the form of an energy, and that is called as energy of the inductor, which will be stored in the form of magnetic field. अब देखो इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है बच्चों, बहुत बुझी बुझी आवाज से आप लोग बोलते हैं यस सर। खैर एनीवेज, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस इन द इंडक्टर हम लोग पढ़ते आए हैं, लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, इस वाले चैप्टर में भी हमने देखा है कि E will be equal to minus of LDI by dt. What I am interested to calculate is the work done. वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। तो हमें मालूम है कि पावर कैन बी रिटन एज इक्वल टू dw by dt, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो dw को हम क्या लिख सकते हैं, dw को हम लिख सकते हैं p dt, दैट इज द पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ऐसा लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। तो यहां से मैं ऐसे भी वर्क क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं सर, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dw की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ पावर, हमने बोला था ना E इंटू आई होता है बेटा, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, तो माइनस ऑफ EI, नहीं आ रहा, यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों मेरे लाल, इंटू कितना लिखोगे dt, कोई तकलीफ, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ LDI dt, E की वैल्यू हमने लिखा है LDI by dt, तो dt इंटू आई इंटू dt, ठीक है, dt से dt खत्म, और ये भी माइनस था तो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर dw की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तो dw की वैल्यू हो गई LIDI, dw की वैल्यू हो गई LIDI, ये तो आपको dw मिला है स्मॉल वैल्यू ऑफ द वर्क डन। तो अगर हमें टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क डन निकालना हो तो ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करोगे, व्हेन यू विल इंटीग्रेट दिस यू विल टेक L एज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन बिकॉज L इज अ कांस्टेंट, और IDI का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तक, जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। आपको कब तक वर्क करना है, आपको वर्क करना है तब तक जब तक आप मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो ना करा लो, या इंडक्टर के थ्रू फ्लो ना करा लो, तब तक आप वर्क करोगे। तो मैक्सिमम करंट को हम मान लेते हैं I0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू आई स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, जीरो से I0, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू I0 का स्क्वायर, समझ में आ गई बात। This work will be stored in the form of an energy which will be called as energy stored in inductor, which will be written as half L I0 का स्क्वायर। तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड है किसी भी इंडक्टर में, इसको नोट करिए ताकि अब हम LC ऑसिलेशन पे डिस्कशन कर सकें। ओके, तो नाउ राइट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज LC ऑसिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए LC ऑसिलेशन। अब LC ऑसिलेशन समझते हैं। LC ऑसिलेशन, इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन लिखें उससे पहले आप इसको पहले समझें। LC ऑसिलेशन बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है इस बात को समझा जाए, फिर बाद में मैं डेफिनेशन लिख पाऊंगा, बट पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड LC ऑसिलेशन हो है क्या मतलब है इसका। तो इसके लिए आप ऐसे समझिए कि वी हैव अ कैपेसिटर लाइक दिस, एंड दिस कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज एंड इट इज चार्ज कंप्लीटली। कैपेसिटर पे t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए मैक्सिमम चार्ज है, कैपेसिटर पोसेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एट t इक्वल टू 0 एंड लेट द चार्ज बी Q0, और ये एट t इक्वल, कुछ नहीं नोट करना, सिर्फ सुनना, एट t इक्वल टू 0 दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। This plate has got the positive charges on it and this plate has got the negative charges. This is a switch. And remember, this is a series combination of L and C. The inductor and capacitor are connected in series in this case, right? Switch अभी open है, capacitor completely charged है. So as long as the switch is open, there will be no current in the circuit because current flow तभी करता है जब circuit close होती है. सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, आप कह सकते हो सर यहाँ पर तो सेल है ही नहीं तो करंट क्यों फ्लो करेगा, ठीक है, बट करंट हमेशा सेल की वजह से नहीं, करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो देखो कैसे, अब मान लो t0 पे आई जस्ट क्लोज द स्विच। एक बात तो ये कह सकता हूं कि एट t0 इस सर्किट में बिकॉज कैपेसिटर हैज चार्ज, तो इसका मतलब इस सर्किट में जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ठीक है। इसकी जो टोटल एनर्जी है वो किस नेचर की होगी, बिकॉज इंडक्टर में एनर्जी तब स्टोर होगी जब करंट फ्लो करे इंडक्टर में, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, जीरो। तो इस इंस्टेंट पे हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में जो एनर्जी है दैट विल बी द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड दैट एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इनटू Q0 बाय V। आप ये कह सकते हो कि भाई Q0 into V लिखने से बेहतर है कि मान लो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है तो मैं ये कह सकता हूं Q0 स्क्वायर बाय 2C, दिस इज द टोटल एनर्जी एट दिस इंस्टेंट, राइट। ये कैपेसिटर की एनर्जी है और यही नेट एनर्जी भी है। इंडक्टर की एनर्जी इस केस में क्या है, तो इंडक्टर की एनर्जी इस इंस्टेंट पे जीरो बिकॉज देयर इज नो करंट इन द सर्किट, दैट इज व्हाई द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल आल्सो बी जीरो। अब जब हमने t0 पे स्विच को क्लोज किया, द मोमेंट वी विल क्लोज द स्विच, एक बात तो क्लियर है कि द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, द लोअर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अपर प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल, लोअर प्लेट इज एट अपर प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल, लोअर प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब कि इस
सर्किट में देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस कैपेसिटर, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है सर, इस केस में क्या होगा? इस केस में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड बिकॉज पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो क्या होगा? तो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सर्किट। बात समझ में आई? पहले हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। अब देखिए इस बात को पहले अच्छे से समझें आप लोग। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट विल नॉट बी कांस्टेंट करंट। सर हाउ डिड यू से दैट? भाई करंट कांस्टेंट क्यों नहीं है? उसका रीजन है सर, व्हाई इज दिस करंट इज नॉट कांस्टेंट? द रीजन बीइंग कि जब t इक्वल टू 0 पर, व्हेन द मोमेंट यू जस्ट क्लोज्ड द स्विच, at that instant the capacitor had the maximum value of charge. Now as the charge started flowing from the capacitor, the charge on the capacitor will decrease. तो जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज करेगा तो आपको मालूम है करंट बराबर क्या होता है? dq by dt। और dq by dt क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैपेसिटर पे कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो भी तो कम हो जाएगा भाई। टाइम के साथ साथ कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल आल्सो डिक्रीज, हेंस करंट विल आल्सो डिक्रीज। इसका मतलब है इट इज नॉट अ कांस्टेंट करंट, इट इज अ वेरिंग करंट। एंड बिकॉज ये करंट वेरी कर रहा है तो इस करंट के फ्लो के कारण the magnetic field which will produce that will also not be constant। नहीं आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी? वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब है फ्लक्स भी कांस्टेंट नहीं होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट नहीं मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब मैं इस पॉइंट पे ऐसे कह सकता हूं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है थ्रू दिस इंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब फ्लक्स इन द इंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट, द फ्लक्स इज चेंजिंग एंड हेंस द ईएमएफ विल स्टार्ट इंड्यूसिंग इन द इंडक्टर। कोई दिक्कत? इसका मतलब कि अब मैं ये कह सकता हूं कि ईएमएफ आया तो वर्क करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होना शुरू होगी, और कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी, और इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होना शुरू करेगी। क्लियर है? अब होगा क्या कि t0 पर चार्ज मैक्सिमम था, यहां पर ऐसा मैं ये केस बना देता हूं कि एट एनी टाइम टी अगर आप देखें किसी भी टाइम टी पर देखेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी और इंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस बॉक्स से, और ये इंडक्टर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस बॉक्स से, तो दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? अरे हाँ ना बोलो। आफ्टर दिस अ टाइम विल कम, है ना, आफ्टर दिस अ टाइम विल कम व्हेन द कैपेसिटर विल कंप्लीटली गेट डिस्चार्ज। मान लो किसी टाइम पे ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, मतलब कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो जीरो हो गया, Q इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि जितना आपका कैपेसिटर की जो एनर्जी थी, द होल ऑफ दैट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी विल बिकम जीरो और इंडक्टर की एनर्जी विल बी मैक्सिमम, यही कह सकते हैं। या दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बिकम जीरो एंड द मैग्नेटिक एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम नाउ। ठीक है? अब इसके बाद फर्दर क्या होगा? अब देखो, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो फ्लो ऑफ करंट बंद नहीं होगा, इट विल स्टॉप मोमेंटरली बट इट विल नॉट स्टॉप फॉर एवर। क्या मतलब सर? अब देखिए होगा क्या, अब जैसे ही करंट का फ्लो बंद हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो वैनिश बिकॉज द करंट हैज स्टॉप्ड फ्लोइंग। तो अब क्या होगा? अब जो इंडक्टर है उस इंडक्टर में फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू करेगा। नहीं ये बात समझ लो। देखो एक बात समझिए बेटा, कि ऐसा नहीं कि करंट का फ्लो बंद करते ही के साथ इंडक्टर का जो मैग्नेटिक एनर्जी वो खत्म हो जाएगा, नहीं। क्योंकि देखो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो करंट जब जीरो हुआ तो अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग या फ्लक्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू करेगा तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा इंडक्टर में, और इंडक्टर में ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज कर सके। नहीं आ रहा भाई? देखो इंक्रीज कर रहे थे तब भी वो अपोज कर रहा था, अब जब डिक्रीज कर रहा हो तब भी वो अपोज करेगा। बेटा समझ रहे हो मेरी बात? when now the magnetic Yes. field in the inductor started decreasing, तो flux again started changing, मतलब flux फिर से decrease होने लगा। तो due to this decrease of flux again an EMF will induce and it will induce in such a way that it can oppose the decrease of the flux या decrease of the field। तो आप देखो EMF अगर induce हुआ तो EMF induce हुआ तो मैं कह सकता हूं कि इंडक्टर में EMF induce हुआ, मतलब इंडक्टर को मैं ऐसे मान सकता हूं कि it will now start behaving like a cell। इंडक्टर में EMF आ गया ना, तो इंडक्टर में EMF इंड्यूस हुआ तो करंट भी इंड्यूस होगा, और जब करंट इंड्यूस हुआ तो करंट कहां से फ्लो करेगा? वैसी बात है इसी सर्किट में फ्लो करेगा। तो देखिए पहली बार जब करंट फ्लो हुआ था तो करंट वाज फ्लोइंग ड्यू टू द कैपेसिटर। अब जो करंट फ्लो होगा वो क्यों फ्लो होगा? ड्यू टू द इंडक्टर। ठीक है? इंडक्टर विल बी द कॉज फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट इसमें फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा? ये इस उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में पहले करंट फ्लो कर रहा था। मतलब कैपेसिटर के वजह से जब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में स्टिल द करंट विल फ्लो। नहीं है बात समझ में? व्हाई? बिकॉज आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ
EMF will induce in such a way such that it opposes the cause that has induced it. तो भाई करंट की डायरेक्शन ये थी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ को याद करो। लेंज लॉ में मैंने बोला था कि डिक्रीज को अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में तो अपनी फील्ड लाएगा। नहीं आया? किसी को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद होगा तो समझ में आएगी बात कि डिक्रीज को अगर आप चाहते हो कोई चीज डिक्रीज नहीं करे और वो कर रही है डिक्रीज, तो जितना डिक्रीज हो रहा है उतना कंपनसेट करना चाहोगे ना, तो डिक्रीज के डायरेक्शन में आप कंपनसेट करोगे। समझ में आई बात? तो ये करंट फिर से इसी डायरेक्शन में होगा, बट द कॉज ऑफ दिस करंट इज नॉट नाउ द कैपेसिटर, rather the cause for this current is inductor this time, and because the current will start flowing, capacitor will start getting charged and capacitor will again be charged due to the inductor or the flow of current. अब इंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हो गया, तो अब फिर से किसी इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं अब इंडक्टर की एनर्जी कम हो रही होगी और कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही होगी। अ टाइम विल कम व्हेन ऑल द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर will be used up in charging the capacitor। मतलब देखिए अब फिर से क्या होगा, अब इस प्रोसेस में कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, इंडक्टर में करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम टू गेट बिकम जीरो, बट एट लास्ट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर विल फाइनली बिकम जीरो। भाई कोई चीज अगर डिक्रीज कर रही है तो वो डिक्रीज हो रही है, इंडक्टर उसको अपोज करने लगा, तो अपोज करने की वजह से ये जरूर होगा कि जो चीज 2 सेकंड में जीरो हो जाती वो अब 10 सेकंड में जीरो होगी, बट अल्टीमेटली इट विल बिकम जीरो। लेकिन जब तक इंडक्टर का करंट जीरो होगा या द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर विल बिकम जीरो, कैपेसिटर पे फिर से वापस पूरा चार्ज आ जाएगा क्यू नॉट, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं, तो इस इंस्टेंट पे हम कह सकते हैं कि द ऑल द एनर्जी, ठीक है, विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एंड इंडक्टर की एनर्जी विल बिकम जीरो। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगेन आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मैक्सिमम हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो गई। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? अब फिर से देखो, अब करंट फ्रॉम द इंडक्टर हैज स्टॉप्ड बट कैपेसिटर हैज बिकम चार्ज्ड। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ, दिस टाइम द लोअर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज एट हायर पोटेंशियल। समझ रहे हो? प्लीज यू हैव टू रिस्पॉन्ड। लोअर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज एट हायर पोटेंशियल नाउ एंड द अपर प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब फिर से पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं बेटा? आना बोलना पड़ेगा दोस्त, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बट इस बारी आप ये कह सकते हो कि द लोअर प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल एंड द अपर प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब है कि दिस टाइम द करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इस तरह से फ्लो करेगा, मींस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अर्लियर इट वाज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नाउ इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड अगेन द सेम फिनोमेना विल हैपन, सेम थिंग विल रिपीट कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चेंज होगा फ्लक्स, तो एनर्जी स्टोर होगी, फिर से कैपेसिटर एनर्जी लूज करेगा, इंडक्टर एनर्जी गेन करेगा, एंड अ टाइम विल कम व्हेन ऑल द एनर्जीज ऑफ द कैपेसिटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से इंडक्टर के में फील्ड डिक्रीज होना शुरू करेगा आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज। फिर क्या होगा, फिर से इंडक्टर की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करना शुरू करेगी, एंड ड्यू टू दैट डिक्रीज द करंट विल अगेन फ्लो इनटू द सर्किट, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। एवरी टाइम व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर, तभी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। समझ लो? डिड यू अंडरस्टैंड? इंडक्टर से जब भी करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी, बट जब कैपेसिटर से करंट फ्लो होगा, तो कैपेसिटर के से करंट जब भी फ्लो होगा तो क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। यहां तक बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है, इसी चीज को हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली हो ये रहा है कि भाई एनर्जी जो है आपकी वो कई बार कंप्लीटली, कई बार इलेक्ट्रिकल हो रही है, कई बार मैग्नेटिक हो जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल होती है, फिर मैग्नेटिक हो जाती है। मतलब ये जो एनर्जी है वो ऑसिलेट कर रही है ना? किस तरह से ऑसिलेट कर रही है? समटाइम्स इट बिकम्स प्योर इलेक्ट्रिकल एंड समटाइम्स इट बिकम्स प्योर मैग्नेटिक। ठीक है, इसको हम एलसी ऑसिलेशन का नाम देते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं तो सुनिए। When a charged capacitor is allowed to discharge, जब भी हम किसी कैपेसिटर को क्या करेंगे बेटा, चार्ज कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे, बट कैसे डिस्चार्ज करेंगे? थ्रू एन इंडक्टर। कैसे? एक इंडक्टर लगा के जब भी हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसी ऑसिलेशन को हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इसको क्यों बोला गया है? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इसलिए बोला गया है कि जिस तरह से ऑसिलेशन में आपने देखा होगा कि आप ऑसिलेशन में अगर आप देखो, क्योंकि इसका नेचर बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑसिलेशन। जैसे ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। तो यहां पर भी वही हो रहा है, टू एंड फ्रो ही हो रहा है। कैसे टू एंड फ्रो सर? तो यही टू एंड फ्रो ही तो है कि कई बार इलेक्ट्रिकल हो जाता है, फिर मैग्नेटिक हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल हो जाता है, फिर मैग्नेटिक हो जाता है। मतलब एनर्जी टू एंड फ्रो कर रही है। किसके बीच में? दो एनर्जी के नेचर के बीच में, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक मैग्नेटिक एनर्जी। इट बिकम्स समटाइम्स मैक्सिमम, इट बिकम्स समटाइम्स मैक्सिमम मैग्नेटिक इन नेचर एंड समटाइम्स इट बिकम्स मैक्सिमम इन इलेक्ट्रिकल नेचर। तो एनर्जी ऑसिलेट ही तो कर रही है।
किसके बीच में ऑसिलेट कर रही है? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में ऑसिलेट कर रही है। इसीलिए इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का नाम देते हैं, और इसी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। एलसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो चीजें, दो कंपोनेंट है, एक इंडक्टर है और द सेकंड कंपोनेंट व्हिच यू आर यूजिंग इज कैपेसिटर, ठीक है, यू आर डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर, और ड्यू टू दिस एन ऑसिलेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर का ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशन। तो लिख लीजिए, when a charged capacitor is allowed to discharge through an inductor, when a charged capacitor is allowed to discharge through an inductor, electrical oscillations of constant amplitude and frequency, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are known as LC oscillation. These oscillations are known as LC oscillation. These oscillations are known as LC oscillation. चलिए सर, तो आपने डेफिनेशन लिख लिया है, एलसी ऑसिलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा कि जो हम एलसी ऑसिलेशन अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड का मतलब ये होता है भाई, अगर आपने थोड़ा सा भी क्लास 11th में पढ़ा होगा या सुना होगा, तो दो तरह के ऑसिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। को हम अनडैम्प्ड कहते हैं, अनडैम्प्ड, और दूसरे को हम कहते हैं डैम्प्ड, ठीक है, DAMPED, डैम्प्ड। अनडैम्प्ड और डैम्प्ड में फर्क क्या है? बेसिकली अगर हम ये अज्यूम कर लें कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स या कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है उस ऑसिलेशन की, दैट विल रिमेन सेम। आई मीन इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर एनर्जी वर्सेस टाइम का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो टाइम के साथ जो एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा या एम्पलीट्यूड ऑफ एनर्जी आएगी, वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। बट इन रियल प्रैक्टिस एलसी ऑसिलेशन इज नॉट अनडैम्प्ड। रियल प्रैक्टिस में आपकी जो एलसी ऑसिलेशन है वो अनडैम्प्ड नहीं होती है, वो डैम्प्ड होती है। क्या मतलब सर डैम्प्ड का? तो डैम्प्ड का ये मतलब है कि एक्चुअली में एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। आपने ये माना है ना यहाँ पर कि कैपेसिटर की जो एनर्जी है दैट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, एंड इंडक्टर की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एंड वाइस वर्सा। तो आपने ये माना, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है बेटा? बिकॉज देखो, इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ इंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। भाई इंडक्टर इज मेड अप ऑफ वायर, ऑब्वियस सी बात है। कॉपर की वायर को आप हेलिकल शेप में वाइंड कर दो तो उसी का नाम इंडक्टर है। तो इंडक्टर अगर वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस है तो कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में भी तो एनर्जी का लॉस होगा। सोच के देखो। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर और इंडक्टर को ज्वाइन करने वाली जो वायर है, ये वायर्स, एक तो इंडक्टर में भी रेजिस्टेंस है, दूसरा जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उसमें भी रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस तो होगा ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स एंड द इंडक्टर। एनर्जी का लॉस होगा हर बार। इसका मतलब ये है कि इन रियल एलसी ऑसिलेशंस आपकी एनर्जी जो कैपेसिटर से इंडक्टर की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या इंडक्टर से कैपेसिटर की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगी। हर बार एनर्जी का लॉस होगा, और हर बार एनर्जी का लॉस होगा तो ये जो आपने ग्राफ बनाया है ऑफ द सेम पीक, जैसे यहाँ देखो, इसका जितना हाइट है उतना ही हाइट यहाँ लिया, उतना ही हाइट यहाँ लिया है, ठीक है। बट इन रियल केस आपकी जो ऑसिलेशन दैट वुड बी डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो आपकी इनिशियली द एनर्जी वुड बी मैक्सिमम, फिर द एनर्जी विल डिक्रीज फर्दर, अगले ऑसिलेशन में और डिक्रीज, एंड फाइनली इट विल स्टॉप। और फाइनली क्या करेगा? ये रुक जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऑसिलेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यूअसली जीवन भर नहीं चलेगा। तो एक्चुअली दिस इज द डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन, और इन रियल प्रैक्टिस ऑल द ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, क्योंकि इन रियल लाइफ वी हैव रेजिस्टेंस, वी हैव ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट व्हिच द लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। और ये वाला जो है ये हमने अनडैम्प्ड माना है, ये अनडैम्प्ड माना है हमने, ये आइडियल सिचुएशन है। If there would have been no resistance in the inductor or the connecting wire, so this would have been the case. सर जी Yes, sir, done. सर आपने कुछ लिखवाया तो नहीं? मैं आउट हो गई थी अभी नेटवर्क। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया। मैंने सिंपली ये दो तरह टाइप बताया कि आपके जो एलसी ऑसिलेशन है वो एक्चुअली में हमने जो अभी अज्यूम करा है दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मींस दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फोर्स अगेंस्ट व्हिच द एनर्जी विल बी लॉस्ट। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एनर्जी विद द टाइम की वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट मानी जाएगी। बट इन रियल प्रैक्टिस आप अगर ऑसिलेशन देखें तो उसमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द टाइम। रीजन क्या है उसका? रीजन ये बेटा कि जो हम इंडक्टर अज्यूम कर रहे हैं या इंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, उस इंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वायर, तो अनडाउटेडली इट विल हैव सम रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट सम ऑफ द एनर्जी एवरी टाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो एवरी टाइम द करंट फ्लोज सम एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। समझ रहे हो? इसी तरह से जो कनेक्टिंग वायर है Yes, बेटे, sir. जी, sir. कनेक्टिंग वायर उसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो उसके अगेंस्ट में भी क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली देयर विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड हेंस एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड अ टाइम विल कम व्हेन द एनर्जी विल बिकम जीरो एंड द एलसी ऑसिलेशन विल स्टॉप। तो इसका मतलब है कि दिस एलसी ऑसिलेशन वंस स्टार्टेड विल नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, है ना। इट विल फाइनली स्टॉप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे ही जैसे आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा,
ठीक है, तो चलिए अब इस पे जो मैथमेटिकल चीजें हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर। और उसको अगर मैं स्टार्ट करूं तो उसमें टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे फर्दर मैथमेटिकल चीजों पे जाएंगे और ट्रांसफॉर्मर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।